और नमस्कार साथियों, द कैरियर मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने जो सेल डिवीज़न है और सेल उनके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पीएटी एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में, इसकी कुछ थ्योरी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो टिश्यू है, जिसके बारे में हमें क्या करना है, आज अध्ययन करना है। तो टिश्यू है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है, तो जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो क्या होती है, कोशिका होती है। जब कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो किसका निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। अगर हम बात करें जो टिश्यू होता है, सबसे पहले तो जो क्या होती है, सेल। जब बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती हैं, सेल का एक गुच्छा क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। टिश्यू कहलाता है। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन का। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो किसका निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो क्या होती है, सेल। जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ जाती हैं तो किसका निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। मतलब जो टिश्यू है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ क्या होता है, सेल। ठीक है, ये जो टिश्यू है इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, कहा जाता है किसके अध्ययन को, टिश्यू के अध्ययन को। एंड द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, मार्सिलो मेल्फिदी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, मार्सिलो मेल्फिदी। ठीक है, तो अगर हम बात करें टिश्यू की, तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और इसके जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है उसे क्या बोलते हैं, वो कौन है, मार्सिलो मेल्फिदी। तो हम बात करें आगे टिश्यू के प्रकार के बारे में, तो टिश्यू को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। टिश्यू को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं टिश्यू, टिश्यू को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। इसमें होता है, पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, तो जो टिश्यू है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्लांट टिश्यू और होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू मतलब पादप ऊतक, पादप ऊतक। और ये जो होता है वो क्या होता है, एनिमल टिश्यू, से बोलते हैं हम जंतु ऊतक। तो जो टिश्यू है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। अब हम बात करें अगर प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू को भी क्या हुआ है, क्या है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं, वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला होता है विभाज्योतक, विभाज्योतक जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यू। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्थायी ऊतक, जिसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। तो दो भागों में बांटा गया है किसको, पादप ऊतक को। आज हमें प्लांट सेल ही पढ़ना है। तो इसके कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला तो है क्या, विभाज्य ऊतक, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। अब हम अगर विभाज्य ऊतक के बारे में बात करें तो ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं, जिनकी कोशिकाएं क्या कर सकती हैं, विभाजन कर सकती हैं। इनकी कोशिकाएं, जिनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, विभाजन कर सकती हैं। कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं।
लेकिन अगर हम बात करें स्थायी ऊतक की, तो ये ऐसे ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजन की क्षमता नहीं होती है। नहीं होती है। तो ये दोनों में अंतर होता है विभाज्य ऊतक में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, इनकी कोशिकाएं क्या कर सकती हैं, विभाजन कर सकती हैं, जो कि पादप की वृद्धि में सहायक होती है। और ये जो स्थायी ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती हैं। इन कोशिकाओं का काम होता है, या फिर इन ऊतकों का काम होता है पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, या फिर उनमें पदार्थों का संचयन करना, या फिर पदार्थों का क्या करना, स्थानांतरण करना, या फिर उनका परिवहन में सहायता करना। और इनका काम क्या होता है, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है, विभाज्य ऊतक होता है। तो अगर हम बात करें विभाज्य ऊतक की, तो विभाज्य ऊतक को मुख्य रूप से क्या किया गया है, विभाज्य ऊतक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पहला इसका जो भाग होता है वो होता है शीर्षस्थ शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, जिसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक, वेशीय विभाज्य ऊतक। जो चौथा होता है वो क्या होता है, पार्श्ववर्ती विभाज्य, पार्श्व विभाज्य ऊतक। इसे कहा जाता है इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं हम क्या, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अगर हम बात करें विभाज्य ऊतक को, तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, एक होता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, और एक होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। अगर हम बात करें शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक की, इसका क्या काम होता है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो पहला हमारा ऊतक है, विभाज्य ऊतक है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, पौधों के शीर्ष में, शीर्ष तथा जड़ों के निचले हिस्से में पाया जाता है। जड़ों के निचले हिस्से में पाया जाता है। निचले हिस्से में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। इसका काम क्या होता है, लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है। अगर हम बात करें शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के बारे में, तो इसमें क्या होता है, ये पौधों के शीर्ष में पाया जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और सबसे नीचे वाले हिस्सों की जड़ों के मतलब बॉटम वाले हिस्से में पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, लंबाई में वृद्धि करना। मतलब जो पौधे की जो लंबाई है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। अगर हम बात करते हैं अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक की, इसमें क्या होता है, यह क्या करता है, जब जो पौधा होता है, जैसे मान लो ये कोई पौधा है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं।
यहाँ पे लगी होती है पत्तियाँ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो संरचना पाई जाती है इसे हम बोलते हैं नोड या फिर इंटरनोड। इन्हें क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इनका जो नोड होता है, ये जो संबंध होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? नोड इंटरनोड। और यहीं पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? अंतर्वेशीय विभाज्योतक। मतलब ये कहाँ पाया जाता है? पौधों के नोड और इंटरनोड पर। नोड और इंटरनोड की कनेक्टिविटी के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अंतर्वेशीय विभाज्योतक। और अगर हम बात करें पार्श्ववर्ती विभाज्योतक, तो यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है तने में। तने में। और इसका काम क्या होता है? पौधों की मोटाई, पौधों की मोटाई में वृद्धि करना। मोटाई में वृद्धि करना, ये काम किसका होता है? पार्श्ववर्ती विभाज्योतक। तो अगर हम बात करें तो शीर्षक जो विभाज्योतक है वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे, मतलब सबसे ऊपर वाले हिस्से में। और यहाँ पे जो इसकी जड़ें होती हैं, जड़ों के नीचे वाले हिस्से में कौन पाया जाता है? पार्श्ववर्ती विभाज्योतक, जो क्या करता है? लंबाई बढ़ाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और अगर हम बात करें अंतर्वेशी विभाज्योतक, तो ये कहाँ पाया जाता है? नोड और इंटरनोड पर ये कहाँ पाया जाता है? उपस्थित होता है। और अगर हम बात करें पार्श्ववर्ती विभाज्योतक की, तो ये जो ऊतक है वो क्या होता है? तने की मोटाई बढ़ाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम जो विभाज्योतक है उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है क्या? इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरसेलुलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस तरीके से हम टिश्यू को क्या करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। अगर हम बात करते हैं, हमने अभी शीर्षक विभाज्योतक के बारे में बात की, अंतर्वेशी विभाज्योतक के बारे में बात की, और पार्श्ववर्ती विभाज्योतक के बारे में बात की, जो कि भाग हैं किसके? विभाज्योतक के भाग हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतक के बारे में। तो स्थायी ऊतक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। जो स्थायी ऊतक है, अगर हम बात करें किसकी? स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक जिसे कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू है इसे हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक। पहला होता है सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। ये जो सरल स्थायी ऊतक है जिसे हम बोलते हैं सिंपल, इसे क्या कहा जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। अगर हम बात करते हैं सरल स्थायी ऊतक की, तो इसे अन्य 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से होते हैं? अगर हम सरल स्थायी ऊतक के बारे में बात करें, इसे भी अन्य 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? इसमें पहला होता है मृदुतक, मृदु ऊतक जिसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। दूसरा होता है स्थूलकोण ऊतक, स्थूलकोण ऊतक जिसे हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। और जो तीसरा होता है वो होता है दृढ़ ऊतक, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। इसे क्या कहा जाता है? स्क्लेरेन्काइमा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? जो सरल स्थायी ऊतक है जिसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है मृदु ऊतक
जिसे हम पेरेन्काइमा बोलते हैं, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक जिसे हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या होता है दृढ़ ऊतक जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम बात करते हैं मृदु ऊतक की, तो मृदु ऊतक जिसे हम पेरेन्काइमा कहते हैं, यह क्या होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, भोज्य पदार्थ का संचयन काम होता है इसका। ये मुख्य रूप से पौधों की जड़ों में और अन्य भी स्थानों में पाया जाता है, तनों में भी उपस्थित होता है और पत्तियों में भी उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है? भोज्य पदार्थों का संचयन करना। यह अत्यंत लचीला होता है और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी कोशिकाएं होती हैं, उसकी कोशिका भित्ति पर कोई विशेष प्रकार का केमिकल नहीं पाया जाता, रसायन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसकी कोशिकाओं के बीच जो स्थान है वो अधिक होता है। मतलब इसकी कोशिकाओं के बीच जो अंतरकोशिकीय स्थान है क्या होता है? जो अंतरकोशिकीय स्थान है, अंतरकोशिकीय स्थान अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो कोशिका भित्ति है उस पर कोई विशेष केमिकल का जमाव नहीं होता, विशेष रसायन का जमाव नहीं होता है, जिस कारण वहां पर जो रिक्तान वो स्थान है वो क्या होता है? रिक्त होता है। और इस रिक्त स्थान में क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाती है, एयर जो है, हवा वो है, वो क्या हो जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है, जिस कारण ये क्या हो जाते हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? एरेनकाइमा कहा जाता है। तो ऐसे विशेष ऊतक, ऐसे विशेष ऊतक, ऐसे विशेष ऊतक जिनकी कोशिकाओं के मध्य या कोशिका के मध्य वायु होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें कहा जाता है एरेनकाइमा। उन्हें क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पार्श्ववर्ती विभाज्य क्या है, पेरेन्काइमा को डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या इसके फैक्ट पॉइंट है? पहला तो भोज्य पदार्थ के संचयन करने का इसका काम होता है, दूसरा होता है अंतरकोशिकीय स्थान इसमें अधिक होता है, तीसरा ऐसी विशेष ऊतक ऐसे विशेष पेरेन्काइमा ऊतक या फिर ऐसे विशेष पेरेन्काइमा जिनके मध्य वायु भरी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी ऊतक होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, उन्हें हम क्लोरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? कोलेनकाइमा की। अगर हम कोलेनकाइमा के बारे में बात करें तो यह क्या करता है? यह पौधों को आंतरिक सहारा देने का काम करता है। पौधों को यांत्रिक सहारा कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है। जो पौधों का लचीलापन है, पौधों का लचीलापन जो होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? कोलेनकाइमा उत्तरदायी होता है। और अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पौधों के तनों में पाया जाता है। तनों में, तनों के लचीलेपन होने का कारण क्या है? एक कोलेनकाइमा ऊतक है। और अगर हम बात करें तो यह क्या होता है? पेड़ पौधों की छाल में भी पाया जाता है, ये छाल में भी उपस्थित होता है, और कभी कभी फल भित्ति में भी कहाँ होता है? उपस्थित होता है। फल भित्ति में भी क्या होता है? उपस्थित होता है। तो इस तरीके से हम कोलेनकाइमा को डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं दृढ़ ऊतक की, तो अगर दृढ़ ऊतक के बारे में बात की जाए तो ये क्या होता है? पौधे का जो पेड़ है या फिर फल है उनको क्या करता है? कठोर आवरण प्रदान करता है। क्या करता है? कठोर आवरण प्रदान करता है। जो कठोर भाग होता है वो किससे बना होता है? दृढ़ ऊतक से बना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो नारियल या फिर अखरोट, इनका जो ऊपर का खोल होता है वो किससे बना होता है? वो अखरोट का ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी खोल होता है वो किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। तो ये क्या करता है? पौधे के फल हैं उनको कठोर आवरण प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, किसके बारे में बात की? सबसे पहले हमने देखा था कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने प्लांट और सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी? ऊतक के बारे में। तो जो दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। उसके बाद हमने किसके बारे में देखा था?
उसके बारे में हमने बात की थी विभाज्य ऊतक के बारे में। तो जो विभाज्य ऊतक होता है, मतलब जो प्लांट ऊतक है, जो मतलब पादप ऊतक है, उसे दो भागों में बांटा गया है, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। और अगर हमने स्थायी ऊतक के बारे में बात करें और विभाज्य ऊतक के बारे में बात करें, तो विभाज्य ऊतक को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक और पार्श्व विभाज्य ऊतक। उसके बाद हमने किसके बारे में देखा था, जो हमारा स्थायी ऊतक है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। स्थायी ऊतक में हमने क्या पढ़ा, स्थायी ऊतक को हम कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, सॉरी दो भागों में से हम बांटा जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो जटिल ऊतक होता है, एक होता है सरल ऊतक। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, सरल ऊतक के बारे में बात की। सरल ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जटिल ऊतक के बारे में। तो जटिल ऊतक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, इसमें पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। दूसरा क्या होता है, फ्लो से बोलते हैं जाइलम, और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। अब इस जाइलम का काम क्या होता है, जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना, और इसका काम होता है भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। एक इसका काम होता है, फ्लोएम का होता है। तो जो जटिल स्थायी ऊतक है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। ये जो हमने माइंड मैप से इनके भागों के बारे में अध्ययन किया है, इससे हम आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके आंसर रिप्लाई करने में आसानी होगी, इसलिए हमने आज इसको माइंड मैप के रूप में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पौधा ऊतक जीवित पाया जाता है, मतलब जीवित होता है। तो अगर हम बात करें तो जो ऊतक है उसमें जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा क्या होता है, अगर हम बात करें तो जो पैरेन्काइमा होता है वो जीवित अवस्था में पाया जाता है। मतलब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके तीन भाग पढ़े थे हमने, एक तो मृदूतक पढ़ा था, एक तो मतलब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इन तीनों में से पैरेन्काइमा एक ऐसा ऊतक होता है जो क्या करता है, जीवित अवस्था में पाया जाता है, लिविंग, इसमें लिविंग सेल पाई जाती हैं, जिस कारण से हम क्या कहते हैं, जीवित ऊतक कहते हैं। अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, एक दृढ़ ऊतक होता है जो कि कठोरता प्रदान करता है फल वगैरह को। अगर हम बात करें ट्रैक्टियोट्स की, तो ये क्या होता है, भाग होता है जाइलम का। अगर फ्लोएम फाइबर्स के बारे में बात करूँ तो ये भी जाइलम का भाग है, अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊतक जीवित होता है, तो पैरेन्काइमा क्या होता है, जीवित अवस्था में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो पौधों में पानी किस ऊतक द्वारा संचालित होता है। अगर बात करें तो पौधों में पानी के संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो पौधों में पानी के संचालन के लिए जाइलम क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगर जल के संवहन के लिए बात करें, जल के संवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, जाइलम होता है। और फ्लोएम किसके लिए, भोज्य पदार्थों के संवहन के लिए, भोज्य पदार्थों के संवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, फ्लोएम होता है। अगर स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम बात करें तो यह क्या होता है, पौधे जो फल हैं, फल का कठोर भाग जैसे नारियल हो गया, अखरोट हो गया, उनके कठोर भाग किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा से। और कोलेन्काइमा जो होता है वो पौधों के लिए लचीलेपन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक सभी पौधे अंगों में पाया जाता है। तो पौधों मतलब ऐसा कौन सा ऊतक है सब जगह विद्यमान रहता है। अगर हम बात करें तो जो पैरेन्काइमा होता है वो एक ऐसा ऊतक है जो क्या होता है, संपूर्ण रूप से पौधों में क्या होता है, विद्यमान होता है, सभी पौधों के हर एक अंग में विद्यमान होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भोज्य पदार्थों का संचयन करना। तो अगर हम बात करें किसकी, पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संचयन करना, और वह जो पौधे के सभी अंगों में क्या होता है, विद्यमान रहता है। अगर हम बात करें क्लोरेन्काइमा, तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, एक ऐसा पैरेन्काइमा, यह भी एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पैरेन्काइमा है, लेकिन इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, ये काम किसका होता है, पैरेन्काइमा का। तो एक ऐसा पैरेन्काइमा
जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन कायमा बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पौधों में नोट्स पर पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक या फिर वनस्पतिक विभाजन ऊतक क्या कहलाता है, मतलब द मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट एट नोट्स इन प्लांट्स। तो हमने अभी बात की थी नोट्स और इंटर नोट्स पर कौन पाया जाता है, इंटर सेलुलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक है जिसे हम इंटर सेलुलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, वो क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, नोट्स और इंटर नोट्स पर पाया जाता है। अगर हम शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के बारे में बात करें तो यह पौधों के शीर्ष भाग में और जड़ों के निचले हिस्से में पाया जाता है। शीर्ष भाग में और जड़ों के निचले हिस्से में पाया जाता है, जो कि पौधों की लंबाई बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। अगर हम बात करें पार्श्ववर्ती मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में या फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है तने में, जो कि पौधों के मोटाई के लिए क्या होता है, सहायक होता है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो वेसेलरी कैम्बियम है, तो एक प्रकार का पार्श्ववर्तीय ऊतक है जो कि सम्मान के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक्सिलम पानी वाहक ऊतक का तत्व नहीं है। तो अगर हम बात करें तो जो क्या है, जाइलम के बारे में बात की हुई है यहाँ पे, तो जाइलम जो होता है इनमें से कौन सा भाग है जो क्या है, जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम के मुख्य रूप से कितने, 4 भाग होते हैं, जिसमें ट्रैक्टियर्स होता है। अगर जाइलम के भाग के बारे में बात की जाए तो ट्रैक्टियर्स इसका भाग होता है, और बेसेल्स इसका भाग होता है, और जाइलम फाइबर इसका भाग होता है। लेकिन जो साइड ट्यूब है वो इसका भाग नहीं होता है, वो फ्लोएम का भाग होता है। तो अगर हम बात करें जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, इसका जो चौथा होता है, 4 भाग होते हैं। इसमें पहला क्या होता है, ट्रैक्टियर्स, दूसरा होता है क्या, वेसल्स, बेसल्स और जाइलम फाइबर। क्या होता है, वेसल्स और थर्ड होता है जाइलम। जो फोर्थ होता है वो होता है पेरेन्काइमा या फिर जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो जाइलम है उसके 4 भाग होते हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, कॉर्क कोशिकाओं में या की दीवारों में मौजूद मोमयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है। तो जो कॉर्क कोशिकाओं की दीवारों में जो मोमयुक्त पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, सुबेरिन कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, सुबेरिन के नाम से जाना जाता है। जो लिग्निन होता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में कौन उपस्थित होता है, लिग्निन उपस्थित होता है। अगर बात करें हेमीसेल्यूलोज तो एक सेल्यूलोज का प्रकार है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्यूटिन की तो ये भी कोशिका की दीवारों पर ही पाया जाता है, लेकिन कार्क कोशिका के बारे में अगर विशेष रूप से कहा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सुबेरिन कहते हैं। अगर अगला हमारे प्रश्न के बारे में हम बात करें तो क्या है, बेंडिंग को रोकने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। मतलब अगर हम बात करें लचीलेपन के बारे में, बेंडिंग मतलब उसके जो तना है, तना को फोल्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो कोलेनकाइमा के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो क्या करता है, पौधे के लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होता है, और यही क्या करता है, उसे बेंडिंग से रोकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा ऊतक जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। तो हमने अभी बात की थी एरनकाइमा के बारे में। ऐसा ऊतक मतलब एक ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें अंतरकोशी के स्थान में क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एरनकाइमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एरनकाइमा कहते हैं, जो कि क्या करता है, जलीय पौधों में अधिकतर पाए जाते हैं। जलीय पौधों में पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, एरनकाइमा के बारे में, तो एरनकाइमा एक ऐसा ऊतक है, एक ऐसा पेरेन्काइमा है जो कि क्या करता है, जिसकी पेरेन्काइमा के अंतरकोशी के स्थान उसमें एयर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एरनकाइमा कहते हैं। और क्लोरेन्काइमा के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न है, जो पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एक ऐसा पैरेनकाइमा जो प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है, अभी हमने बात की, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो क्लोरेनकाइमा एक ऐसा पैरेनकाइमा है जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। पैरेनकाइमा के बारे में हमने अभी देखा। स्टोरेज पैरेनकाइमा का काम क्या होता है? भोज्य पदार्थों का संचयन करना। इसका काम क्या होता है? भोज्य पदार्थ का संचयन। ये किसका काम होता है? एरेनकाइमा का काम होता है। अगर स्पंजी पैरेनकाइमा के काम के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि स्पंजी की तरह व्यवहार करते हैं, जिनके ऊतकों के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पंज पैरेनकाइमा कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो मेरिस्टेमेटिक परिपक्व ऊतकों के बीच पाया जाता है और मोटाई बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सहायक होता है? पार्श्ववर्ती विभाज्य ऊतक, जिसे हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो क्या करता है? किसी भी पौधे के तने की मोटाई बढ़ाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के बारे में हम अगर बात करें तो इसका काम होता है पौधों की लंबाई बढ़ाना। और इंटरसेलुलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करें तो यह क्या करता है? नोड्स और इंटरनोड पर पाए जाते हैं। और संवहन कैम्बियम, जो कि क्या होता है? संवहन में सहायता प्रदान करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? अगर सरल ऊतक के बारे में हम बात करें तो सरल ऊतक को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, जो था हमारा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया गया है इसमें पैरेनकाइमा है, ठीक है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, लेकिन जाइलम जो है वो क्या है? एक प्रकार का जटिल ऊतक है। जाइलम जो एक प्रकार का क्या है? जटिल ऊतक है। इसे हम सरल ऊतक की कैटेगरी में नहीं रखते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। अगर अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो डाइकॉट मूलों में विकर्ण संवहनी पुंज किस तरह होते हैं? डाइकॉट मतलब जो द्विबीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री मूलों में क्या होता है? जो संवहनी बंडल होते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं? कैसे होते हैं? रेडियल। किस तरीके से होते हैं? वो रेडियल अवस्था में होते हैं, रेडियल एक्सचार्ज। मतलब जो संवहनी ऊतक होते हैं, अगर हम किसी भी पौधे की अनुप्रस्थ काट के बारे में देखें तो इस तरीके से वो होता है। इसमें अगर कोई भी ऊतक है उसके क्रम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से उनका क्रम होता है। यहाँ पे जैसे मान लो पैरेनकाइमा पाया जाएगा, यहाँ पे जाइलम पाया जाएगा, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा? फ्लोएम पाया जाएगा। तो वो किस काट में है? ये रेडियल में है, रेडियल एक्सचार्ज में होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो डाइकॉट जो होते हैं, डाइकॉट में डाइकॉट मूल मतलब जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें विकर्ण संवहनी पुंज किस तरह के होते हैं? रेडियल एक्सचार्ज के रूप में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है? अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो नाशपाती जैसे फलों में जो गिट्टी जैसा अनुभव किस तरह होता है? जब हम नाशपाती के फल खाते हैं तो हमें कुछ चुभने जैसा अनुभव होता है, वो किसके कारण होता है? तो उसके लिए मुख्य कारण क्या होता है? उसके लिए होता है स्क्लेराइड्स। जो स्क्लेराइड्स होते हैं, क्या होते हैं? स्क्लेराइड्स एक ऐसी संरचना होती हैं जो कि नाशपाती जैसे फलों में खासकर पाई जाती हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोन्स भी बोलते हैं, स्टोन फ्रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन्स, स्टोन्स ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है। किसे? स्क्लेराइड्स को। अगला जो हमारा प्रश्न है, मोनोकॉट पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं पत्तियों को रोल अनरोल करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो मोनोकॉट जो होती हैं, एक बीजपत्री पत्तियां होती हैं, उनमें ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं? पत्तियों को रोल और अनरोल करती हैं। तो जो बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं? बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं हैं, वो क्या करती हैं? पत्तियों को रोल और अनरोल होने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। अगर जैसे कभी कभी पौधे ऐसे वातावरण में होते हैं जब वहां पे पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी होती है तो अवशोषण से मतलब जो बाष्पीकरण उससे बचने के लिए जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं? अपने आप को रोल कर लेती हैं, ठीक है। और जब अधिक पानी होता है तो क्या कर लेती हैं? अनरोल कर लेती हैं। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? जो बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं हैं वो इसके लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। अगर गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा तो पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और बाष्पोत्सर्जन में क्या करती हैं? मदद करती हैं, ठीक है। अगर आदान प्रदान में क्या करती हैं? मदद करती हैं। पत्तियों के जो ऊपरी भाग है वहां पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। अगर हम बात करते हैं ट्रैकोम्स तो ये क्या होती हैं? संवहनी ऊतक का एक भाग है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण में उत्तरदायी होती है। यहीं पे क्लोरोफिल जो होता है उपस्थित होता है।
तो बुल्लीफॉर्म जो कोशिका है वो क्या करती हैं, रोल और अनरोल होने में मदद करती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो संचरणिक एमियम खालिस्तान मतलब से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, जो संचरणिक एमियम होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम से बने होते हैं। अगर हम बात करें संचरणीय कैम्बियम जो क्या करते हैं, परिवहन में सहायता करते हैं, या फिर ऐसे कैम्बियम जो क्या करते हैं, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से बने हुए होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पैरेन्काइमा कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। अगर हम पैरेन्काइमा के बारे में बात करें, इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण और भंडारण करना, भोज्य पदार्थों का क्या करना, भंडारण करना। तो इसका मुख्य काम क्या होता है, भोज्य पदार्थों का भंडारण करना, क्या करना, और प्रकाश संश्लेषण करना और भोज्य पदार्थों का भंडारण करना। ये काम किसका होता है, पैरेन्काइमा का होता है। अगर बात करें सपोर्ट के लिए, तो यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है, कोलेनकाइमा प्रदान करता है। पानी का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। और संरक्षण के बारे में बात करें, अगर प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है, तो ये जो कोलेनकाइमा है वही प्रदान करता है। और फलों की जो भित्ति को प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है, वो स्क्लेरेन्काइमा। अगला जो हमारा प्रश्न है उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, कौन सा ऊतक युवा तनों और पत्तियों में लचीला समर्थन प्रदान करता है। तभी हमने बात की थी, बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं कि जो कोलेनकाइमा है वो क्या करता है, लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधों में लचीलापन है वो किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार कैसी होती है। तो अगर स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करें, तो स्क्लेरेन्काइमा मुख्य रूप से उन फलों में पाया जाता है जिनका आवरण क्या होता है, कठोर। तो कठोर आवरण कौन प्रदान करता है, अगर हम बात करें तो कठोर आवरण, जो कठोर आवरण है वो किसके कारण होता है, स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। अगर कठोर आवरण है तो उसकी भित्ति कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए कि नहीं। इसलिए इसकी जो कोशिका भित्ति है वो मोटी होती है और लिग्निन युक्त होती है। इसकी स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं की जो दीवार है वो कैसी होती है, मोटी होती है और लिग्निन युक्त होती है, ताकि जो फल है या फिर कोई भी पौधे हैं उसको क्या कर सके, कठोर आवरण प्रदान कर सके। अगला अगर हमारा क्वेश्चन जो है क्या कहता है, एरेन्काइमा क्या है। तो एरेन्काइमा के बारे में भी हमने बात की। एरेन्काइमा एक ऐसा पैरेन्काइमा है जिसके रिक्तियों में क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। तो वायु रिक्तियों वाला विशेष प्रकार का पैरेन्काइमा ही क्या कहलाता है, एरेन्काइमा कहलाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, कौन सा ऊतक लिग्निन से मोड़ झेलता है। मतलब ऐसा कौन सा ऊतक है जो लिग्निन से क्या करता है, मोड़ झेलता है। तो उसका आंसर क्या है, कोलेनकाइमा। मतलब अगर बात करें तो लचीलेपन को सहन करने की क्षमता, मोड़ झेलने का अर्थ क्या है, लचीलेपन को सहन करने की क्षमता। तो वो किसका काम होता है, कोलेनकाइमा का काम होता है। तो यहाँ तक आज का हमारा वीडियो था। इसमें हमने कुछ टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसका थ्योरी और MCQ वाला पार्ट्स देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो प्लांट किंगडम है उसके बारे में बात करेंगे, प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।